विवान मेहरा बहुत ही अमीर था। वह गांव की गवार लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी शादी गांव की एक लड़की से हो जाती है। विवान नहीं जानता था कि उसकी पत्नी काव्या बहुत ही सुंदर है। उसने अपनी पत्नी से पहले दिन से ही बोल दिया कि वह उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। विवान ने जैसा कहा था, काव्या ने बिल्कुल वैसा ही किया। विवान को एक लड़की बहुत पसंद आ जाती है, और वह लड़की को और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी काव्या ही थी। लखनऊ के मशहूर बिजनेसमैन विवान मेहरा, जो कि अपने रुतबे और अच्छे लुक्स के लिए जाना जाता है, 28 वर्ष का था। विवान के माता पिता का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। विवान को उसके दादाजी श्यामलाल मेहरा ने पाल पोस कर बड़ा किया था। 75 वर्षीय श्यामलाल जी अपने पोते विवान से बहुत प्यार करते थे। श्यामलाल जी बचपन के दोस्त हरि प्रसाद शर्मा, जो कि 73 वर्ष के थे, एक गांव में रहा करते थे। हरि प्रसाद जी की एक पोती थी जिसका नाम काव्या था, और वह 24 वर्ष की थी। हरि प्रसाद जी के बेटे की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। बेटे के एक्सीडेंट के कुछ साल बाद उनकी बहू का भी देहांत हो गया। अब उनकी पूरी दुनिया उनकी पोती काव्या ही थी। दोनों दोस्त हर साल एक दूसरे से मिला करते थे। हरि प्रसाद जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से वह काव्या को लेकर परेशान होने लगे। उनकी तबीयत के बारे में सुनकर श्यामलाल जी अपने दोस्त से मिलने आए। श्यामलाल जी ने वादा किया कि वह अपने पोते की शादी उनकी पोती से करेंगे। हरिप्रसाद जी की अपनी पोती की शादी अपने ही रहते कराना चाहते थे, इसलिए जल्दबाजी में काव्या और विवान की शादी हो गई। विवान को हरिप्रसाद जी का गांव और वहां के लोगों को देखकर चिढ़ होने लगी थी। किसी छोटे से गांव की गंवार लड़की से मेरी शादी करवा दी। विवान ने काव्या को एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा। शादी होने के तुरंत बाद वह उस गांव से जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहता था। श्यामलाल जी ने अपने दोस्त से वादा किया कि वह काव्या को अपनी पोती की तरह ही प्यार देंगे, उसे कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने देंगे। इसलिए हरिप्रसाद जी को अपनी पोती की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। अब हरिप्रसाद जी भी निश्चित हो गए थे कि उनकी पोती श्यामलाल जी के घर पर है और वह हमेशा खुश रहेगी। विवान और श्यामलाल जी काव्या को लखनऊ लेकर आ गए। विवान का घर बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर था। विवान अपने घर के अंदर कदम रखता उससे पहले ही उस घर की हेड कुक 55 वर्षीय लक्ष्मी ने विवान को रोक लिया। लक्ष्मी विवान के घर पर बचपन से काम करती थी, इसलिए विवान उनकी बहुत इज्जत करता था। विवान ने लक्ष्मी से कभी तेज़ आवाज़ में बात भी नहीं की। अगर लक्ष्मी कुछ कह देती तो विवान उनकी बात मान लेता था। लक्ष्मी ने दोनों की आरती और कलश को पैर लगाकर काव्या को अंदर आने को कहा। इस तरह दोनों ने गृह प्रवेश किया। लक्ष्मी और श्यामलाल जी ने कहा कि शादी के बाद की कुछ रस्में हैं जिसे हम अभी पूरी कर लेते हैं। यह बात सुनकर विवान आग बबूला हो गया और बोला, आपके कहने पर इस गंवार लड़की से शादी कर ली है, यही बहुत बड़ी बात है, और अब इसके साथ रस्में निभाना मुझसे नहीं होगा। आप लोगों को जो भी करना था वह आप लोगों ने कर लिया, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। काव्या घूंघट ओढ़े हुए थी, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा। विवान को काव्या का साथ एक कांटे की तरह चुभ रहा था। श्यामलाल जी ने काव्या को विवान के कमरे में लेकर जाने को कहा, तो विवान ने लक्ष्मी को वहीं रोक लिया और कहा, यह लड़की मेरे कमरे में नहीं आनी चाहिए, और इससे कहिए कि यह अपनी शक्ल भी मुझे न दिखाए। हो सके तो यह कभी भी मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। यह सब सुनकर काव्या हैरान रह गई और उसकी आंखों से आंसू आ गए। विवान ने अपनी दुल्हन को देखे बगैर ही उसे अपने कमरे में आने से मना कर दिया। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। काव्या का इस तरह से अपमान होते हुए देखकर श्यामलाल जी को बहुत बुरा लगा। वह तो काव्या को अपने घर की बहू बनाकर उसे सम्मान की ज़िंदगी देना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। काव्या को देखकर श्यामलाल जी काफ़ी दुखी हुए और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। काव्या ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, दादाजी प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। शायद पहले माँ बाप को खो दिया, दादाजी जिन्होंने मुझे पाला
अब वो खुद बहुत बीमार हैं और अब यह शादी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर बचपन से मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सज़ा भगवान मुझे इस जन्म में दे रहे हैं। यह सुनकर श्यामलाल जी आगे कुछ नहीं कह पाए। श्यामलाल जी ने लक्ष्मी से कहकर काव्या का कमरा दिखाने को कहा। लक्ष्मी काव्या को उसके कमरे में लेकर जाती है और कहती है, बहू, विवान बुरा लड़का नहीं है, बस वह ये शादी नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारा सामान भेजती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ। जब तक काव्या फ्रेश होकर आती तब तक लक्ष्मी उसके लिए खाना लेकर उसके कमरे में आ जाती है। लक्ष्मी काव्या को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह काव्या बहू, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। विवान ने तुम्हें नहीं देखा, लेकिन अगर देखता तो तुम्हें खुद से दूर नहीं रख पाता। चलो खाना खा लो। काव्या ने धीमे स्वर में कहा, मैं खा लूँगी, आप रख दीजिए। लक्ष्मी ने कहा, यह तुम्हारे दादाजी का ऑर्डर है, इसलिए जल्दी से खाना खा लो। मुझे भी नींद आ रही है। काव्या अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह खाना खाने लगी। आपको मैं क्या कहकर बुलाऊं? काव्या ने लक्ष्मी से पूछा। बहू, तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हारा मन करे तुम मुझे वो बुला सकती हो। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको मौसी कहकर बुलाऊंगी। आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आती है। ठीक है बहू, चलो अब तुम सो जाओ, थक गई हो ना। इतना कहकर लक्ष्मी कमरे से निकल जाती है। काव्या आज की बात सोचकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ वह बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। काव्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी इस तरह से होगी, लेकिन काव्या ने एक फ़ैसला कर लिया था कि वह अपनी शादी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहती थी। अगले दिन सुबह सुबह काव्या उठकर नहा धोकर एक प्यारी सी शिफॉन की नीली साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी पहनती है और माथे में सिंदूर भरते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। काव्या ने तैयार होकर घर के मंदिर में पूजा अर्चना की और पूरे घर में धूप दिखा दिया। श्यामलाल जी जब उठे तो उन्हें ऐसा लगा कि वह घर नहीं बल्कि कोई मंदिर है। उनके दिल को बहुत ही सुकून मिला था। विवान जब उठा तो पूरे घर में धूप के कारण थोड़ा धुआं हो गया था, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। उसने लक्ष्मी को बुलाया और पूछा, घर में इतना धुआं, इतना महक क्यों रहा है? वह बेटा, बहू ने मंदिर में पूजा की और धूप जलाया, इसलिए घर में थोड़ा सा धुआं और महक रह गई। उससे कहिए कि अगर पूजा अर्चना करनी है तो करे, लेकिन घर में इतनी महक और धुआं नहीं होना चाहिए। इतना कहते हुए विवान अपने कमरे में चला गया। यह बात काव्या ने भी सुन ली थी। उसे बुरा भी लगा, लेकिन विवान की बात भी वह समझ रही थी, इसलिए काव्या ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप खड़ी रही। लक्ष्मी ने काव्या की पहली रसोई की रस्म करवाई। आज का नाश्ता काव्या ने ही बनाया था। पहली रसोई में मीठे में खीर बनाई, जो उनका रिवाज था। विवान ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आ गया और सभी नाश्ता करने बैठ गए। विवान ने महसूस किया कि नाश्ते की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। काव्या को विवान के सामने आने की मनाही थी, इसलिए विवान और श्यामलाल जी ने ही नाश्ता किया। विवान नाश्ता करते हुए नाश्ते की तारीफ़ करता है, क्योंकि आज से पहले उनसे कभी इतना अच्छा नाश्ता किया नहीं था। श्यामलाल जी ने लक्ष्मी को इशारे में मना किया कि विवान को नहीं बताना कि यह सारा नाश्ता काव्या ने बनाया है। उससे कहिए कि अब से रोज़ नाश्ता और खाना वहीं बनाए। खाने में मज़ा आ गया, कहते हुए विवान ऑफिस के लिए निकल गया। श्यामलाल जी और लक्ष्मी को विवान को देखकर हंसी आ गई। काव्या भी खुश थी कि उसका बनाया हुआ खाना विवान को पसंद आया। श्यामलाल जी को फ़ोन आया और सामने वाले ने कहा, आपके लिए एक बुरी खबर है।
यह सुनकर श्यामलाल जी के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। श्यामलाल जी ने घबराते हुए कहा, क्या बुरी खबर है? जल्दी बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हरि प्रसाद जी का निधन हो गया है। आप सभी जल्दी आ जाइए। श्यामलाल जी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। श्यामलाल जी ने शादी से पहले अपने दोस्त से वादा किया था कि वह काव्या का पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन विवान ने उसे अपनी पत्नी मानने से भी इनकार कर दिया। श्यामलाल जी की आंखों में बरबस ही आंसू निकलने लगे। लक्ष्मी और काव्या ने श्यामलाल जी के पास जाकर उनकी घबराहट का कारण पूछा, तो उन्होंने काव्या को जल्दी से गांव चलने को कहा, जिसे सुनकर वह भी काफ़ी घबरा गई। रास्ते में श्यामलाल जी ने विवान को हरिप्रसाद जी के निधन की बात बता दी। श्यामलाल जी ने काव्या को कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी उसका मन एक बड़ी घटना का आभास कर रहा था। जैसे ही गाड़ी काव्या के घर पर रुकी, तो काव्या भागते हुए घर के अंदर चली गई। घर के बाहर काफ़ी भीड़ लगी थी। काव्या ने जैसे ही अपने दादाजी को इस तरह देखा, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। काव्या बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसलिए श्यामलाल जी ने उसे संभाला और कहा, तुम्हारा दूसरा दादा अभी भी तुम्हारे साथ है। श्यामलाल जी ने हरिप्रसाद जी का अंतिम संस्कार पूरी रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया। काव्या का रोना कम नहीं हो रहा था। वह किसी भी बात को मान नहीं रही थी, जिसके कारण उसे चक्कर आ गए। डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया, जिससे वह थोड़ी देर के लिए सो गई। लगभग 6 घंटे बाद काव्या को होश आया और वह फिर से रोने लग गई। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे भी तो क्या करे। पूरी दुनिया में उसका कहने को सिर्फ उसके दादा ही थे, लेकिन अब उन्होंने भी काव्या का साथ छोड़ दिया। श्यामलाल जी काव्या को वापस घर लेकर आ गए। अब काव्या एकदम चुपचाप रहने लगी। वह न तो श्यामलाल जी से बात करती, न ही लक्ष्मी से। वह पूरे दिन अपने ही ख्यालों में खोई रहती थी। श्यामलाल जी काव्या को इस तरह देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने लक्ष्मी को बुलाकर काव्या को बाहर लेकर जाने को कहा। लक्ष्मी ने काव्या से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? मार्केट से बहुत सारा सामान भी खरीदना है। मेरी थोड़ी सी मदद कर दो प्लीज़। काव्या धीमे स्वर में कहती है, ठीक है चलिए। लक्ष्मी मार्केट का बहाना बनाकर उसे बीच पर ले जाती है। दोनों थोड़ी देर टहलते हैं और उसके बाद दोनों को भूख लगने लगती है। लक्ष्मी उसके लिए कुछ लाने को कहकर वहाँ से चली जाती है। काव्या बीच पर बैठे इधर उधर झांकती है और कुछ दूरी पर एक बड़े टीले पर एक लड़का खड़ा था। उस लड़के को देखकर यही लगता है कि वह आत्महत्या करने जा रहा है। काव्या जल्दी से भागते हुए उस टीले पर पहुँच जाती है, तो देखती है कि वह लड़का तो रील्स बना रहा था। काव्या के आते ही वह टीले से नीचे उतरने लगा। काव्या कुछ देर के लिए वहीं खड़ी रही। काव्या अपने जीवन की गुत्थी नहीं सुलझा पा रही थी। विवान ने तो उसे देखे बगैर ही पत्नी का दर्जा देने से मना कर दिया। अब वह उस घर में किस अधिकार से रहे, यह बात उसकी समझ से भी परे थी। सिर्फ श्यामलाल जी के कहने पर वह उस घर में एक अज्ञात जीवन जीना शायद काव्या को परेशान कर रहा था। इन्हीं सवालों से घिरी हुई थी। जैसे ही टीले से उतरने को हुई, अचानक उसका पैर उस टीले से फिसल गया और वह पानी में गिर गई। काव्या को पानी से डर लगता था, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। अब काव्या को भी लगा कि शायद यही मेरा अंत है। उस बीच पर एक और लड़का था जो सूट पहने हुए था और उसके चेहरे पर रुतबा साफ झलक रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बीच के सामने वाले बड़े होटल में किसी मीटिंग के लिए आया था। शायद मीटिंग ख़त्म होने के बाद थोड़ी फ्रेश हवा के लिए वह बीच पर आया हो। उसे भी शायद इस तरह से अपनी ज़िंदगी की अटखेलियाँ बहुत परेशान कर रही थी। उसने एक लड़की को देखा जिसने एक नीले रंग का अनारकली सूट पहन रखा था। वह उसे बस देखता ही रह गया और उसकी नज़र एक बार उस लड़की पर टिक गई। वह लड़की अचानक पानी में गिर गई, जिसे देखकर वह लड़का अपना कोट फेंककर भागते हुए पानी में कूद गया और उस लड़की को बचा लिया। वह लड़की पानी में अंदर जाने के कारण बेहोश हो गई थी। उस लड़के ने लड़की को बाहर निकालकर थोड़ी देर दूर पर लिटाया और उसके पेट को दबाकर पानी बाहर निकालने की कोशिश की। वह लड़का उस लड़की को देखकर अपने होश ही खो बैठा था। वह लड़की कोई और नहीं, हमारी काव्या थी। उस चांदनी रात में काव्या का नीले रंग का अनारकली सूट उसके गोरे बदन पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। वह लड़का तो बस उसे देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत जो लग रही थी काव्या, उसके नीले गीले बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे देखकर वह लड़का उसके गीले बालों को उसके चेहरे से हटाने लगा। अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कांपते हुए हाथों से उसके चेहरे पर से गीले बालों को हटाता है, जिससे उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उस बीच
से हॉस्पिटल लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। इसलिए उस लड़के ने अपने एक दोस्त, जो कि एक डॉक्टर था, वो बीच के सामने वाले होटल पर एक रूम में बुक किया था और फीमेल स्टाफ की मदद से उसके कपड़े चेंज करवाए ताकि उसे बुखार न पड़े। इतने में डॉक्टर भी वहाँ पर आ गए थे और उसके घावों पर मरहम पट्टी की और एक इंजेक्शन दिया ताकि उसका बुखार उतर जाए। उस लड़के के दोस्त ने कहा कि उस लड़की के सिर पर गीली पट्टी रखो, जिससे उसका बुखार जल्दी उतर जाएगा। वह लड़का स्टाफ से उसकी दवाइयाँ मंगवाता है और अपने दोस्त को बाहर छोड़कर आता है। उस लड़के को काव्या का साथ एक सुकून दे रहा था। उसने पूरी रात उसकी गीली पट्टी की, जिससे काव्या का बुखार उतर गया। काव्या का बुखार उतरने के बाद वह लड़का भी कमरे के सोफे पर बैठे हुए सो गया। जब सुबह हुई तो काव्या को होश आया। उसने देखा कि वह एक होटल के कमरे में है। वह पहले से ही काफ़ी घबरा गई, लेकिन सोचने पर उसे धुंधली सी याद आई कि जिसमें उस लड़के ने उसकी कितनी मदद की थी। काव्या अभी पूरी तरह से होश में नहीं थी, इसलिए उसने भी उस लड़के को ध्यान से नहीं देखा, लेकिन उसे इतना पता चल गया था कि उस लड़के ने ही उसकी मदद की थी। काव्या उस लड़के को थैंक्स कहना चाहती थी, इसलिए इधर उधर देखा तो उसकी नज़र कमरे में लगे सोफे पर पड़ी, जहाँ वह लड़का बैठे हुए सो रहा था। उस लड़के का चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए वो उस लड़के का चेहरा नहीं देख पा रही थी। काव्या बेड से उठकर उस लड़के के पास जैसे ही गई, उस लड़के को देखकर उसके होश उड़ गए। काव्या उस लड़के को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह लड़का और कोई नहीं, विवान ही था। काव्या ने जैसे ही उसे देखा तो वह एक बार को घबरा गई, लेकिन उसे इस बात का सुकून भी था कि कल रात को जिसने उसकी मदद की वह और कोई नहीं बल्कि उसका पति ही था। काव्या विवान के सामने नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने एक नोट लिखा और लिखकर उसे बेड के पास कप बोर्ड पर रख दिया। काव्या कपड़े बदलकर वहाँ से घर के लिए निकल गई। उधर लक्ष्मी जब वापस आई तो उसे बीच पर काव्या नहीं मिली, जिससे वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। लक्ष्मी ने काव्या को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। आखिरकार लक्ष्मी ने श्यामलाल जी को काव्या के न मिलने की बात बताई। श्यामलाल जी ने घबराकर अपने दोस्त, जो कि एक कमिश्नर था, को काव्या का फ़ोटो भेजकर रहस्यमयी ढंग से ढूंढने को कहा। कमिश्नर ने भी अपने लोगों को लगा दिया काव्या को ढूंढने में, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। काव्या जब घर आई तो श्यामलाल जी और लक्ष्मी की जान में जान आई और उन्होंने पूछा कि कल वह कहाँ चली गई थी, जिसके जवाब में उसने कल की घटित हर बात बताई। श्यामलाल जी ने कहा, तुमने अच्छा किया बेटा न बताकर। उसे तुम्हारे गुणों से प्यार होना चाहिए, न कि तुम्हारी खूबसूरती से। उधर विवान जैसे ही जागा उसने काव्या को ढूंढा, लेकिन वह वहाँ पर नहीं थी। विवान ने देखा कि बेड के पास उसे एक नोट रखा हुआ मिला, जिसमें लिखा था, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। विवान बहुत दुखी हुआ। उसे काव्या का इस तरह चले जाना अच्छा नहीं लगा। विवान को काव्या से एक अलग तरह का झुकाव महसूस हुआ। अब विवान उससे एक बार फिर मिलना चाहता था। विवान ने जब काव्या को पहली बार देखा तब उसे काव्या काफ़ी जानी पहचानी सी लगी। विवान को ऐसा लगा कि वह उसे बहुत समय से जानता है, लेकिन उसने काव्या को पहली बार ही देखा था। इसलिए वह इस सोच में पड़ गया कि वह क्यों उसे इतनी जानी पहचानी सी लग रही है। विवान ने अपने असिस्टेंट्स को फ़ोन किया और कल रात वाली लड़की का पता लगाने को कहा और अपने घर के लिए निकल गया। विवान जैसे ही घर में गया, उसे घर में वही धूप की महक आई जो हमेशा सुबह सुबह उसे काव्या में आने के बाद से आती है। विवान अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपने कमरे में चला गया। विवान और काव्या की शादी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन विवान काव्या का घर में होना महसूस कर पाता था। दोनों के बीच एक अलग तरह का रिश्ता बनता जा रहा था। थोड़े दिनों के बाद घर पर विवान की बुआ शारदा, जो 60 वर्ष की थी, अपने बेटे सूरज, जो 30 वर्ष का था, के साथ आईं। शारदा ने अपने पिता के पैर छूते हुए कहा, पिताजी, आपने किस देहाती गंवार लड़की को मेरे बच्चे से बांध दिया है? क्या आपको वही मिली थी विवान के लिए?
श्यामलाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, काव्या बहुत अच्छी लड़की है। तुम एक बार मिलोगी तो तुम खुद कहोगी कि मैंने विवान के लिए सबसे अच्छी लड़की चुनी है। काव्या किचन से अपने हाथों को पोंछते हुए बाहर आती है। शारदा भी काव्या को देखकर अपनी सुध-बुध खो देती है और मन ही मन में कहती है, क्या खूबसूरत लड़की है। काव्या ने आज साड़ी पहन रखी थी, इसलिए उसने सिर पर पल्लू रखा और शारदा के पैर छुए। शारदा का बेटा सूरज काव्या को अपनी हवस की नज़रों से देख रहा था। काव्या को सूरज का इस तरह देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शारदा अपना मुंह पिचकाते हुए कहती है, खुश रहो। वैसे मेरे विवान के लिए तुम जैसी गंवार बीवी से शादी करवाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। काव्या ने हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए कहा, बुआ जी, वैसे आपकी नज़र में गंवार लड़के का क्या अर्थ है, बताएंगी? जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं यही बात सुन रही हूँ। शारदा बड़ी अकड़ के साथ कहती है, तुम जैसी लड़की को न तो अंग्रेजी में बात करनी आती है और न ही उठने बैठने का तरीका आता है। जब देखो तब यह साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू रख लेती हो। जब देखो तब इस तरह के कपड़े पहनती हो, या तो साड़ी या फिर सलवार सूट। तुम्हारा पति भी बड़ा बिजनेसमैन है और उसकी पत्नी गंवार रहे तो वह तुझे कैसे अपनाएगा। उसके आगे पीछे हजारों लड़कियां पड़ी रहती हैं, बस उससे 2 मिनट बात करने के लिए। इतना रुतबा है मेरे विवान का। काव्या को शारदा की बात पर हंसी आ रही थी और वह बड़ी विनम्रता से कहती है, बुआ जी, सिर्फ अंग्रेजी में बोलने और छोटे कपड़े पहनने से कोई भी शहरी नहीं हो जाती। लड़की जब तक वह अपने नैतिक मूल्यों और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को न समझे, मुझे लगता है कि अपने परिवार के सामने मुझे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और रही बात अंग्रेजी की, तो वह सिर्फ एक भाषा है, जब मन चाहा सीख भी सकते हैं। और बुआ जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है, इसलिए मैं अनपढ़ भी नहीं हूँ। काव्या ने शारदा से अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए पूछा, बुआ जी, क्या आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? शारदा ने चिढ़ते हुए कहा, गरम गरम चाय, वह भी अदरक डालकर, एकदम कड़क। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। काव्या ने सूरज से भी उसकी पसंद पूछकर किचन की तरफ बढ़ गई। विवान ऊपर से यह सब सुन रहा था, क्योंकि विवान के ऑफिस का समय हो रहा था, जिसके कारण वह जल्दी से नीचे ही उतरने वाला था कि तभी बुआ जी की आवाज़ आई और वह रुककर दोनों को संवाद सुनने लगा। विवान के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान तैर गई। वह जल्दी से डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठ गया और लक्ष्मी ने नाश्ता सभी को सर्व किया। श्यामलाल जी ने विवान को कहा, मैं 3 दिन के लिए अपने दोस्त पोते की शादी में शामिल होने जा रहा हूँ, तुम काव्या का ध्यान रखना। विवान ने भी हामी भरी और शारदा और सूरज से मिलकर वह अपने ऑफिस के लिए निकल गया। विवान को काम करते हुए शाम को देर हो गई। विवान भी आज जल्दी जाने की सोच रहा था कि अचानक उसकी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई। मीटिंग खत्म होते होते रात हो गई। विवान को कहीं न कहीं काव्या की चिंता हो रही थी। भले ही वह उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन कहीं न कहीं वह उसकी जिम्मेदारी थी, जिससे वह झुठला नहीं सकता था। रात के लगभग 11 बज रहे थे, लेकिन विवान घर नहीं आया था, इसलिए काव्या ने अपने कमरे में जाकर आराम करने का सोचा। जैसे ही वह अपने कमरे का लॉक लगाने जा रही थी, अचानक सूरज ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। काव्या ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सूरज एकदम से कमरे के अंदर आ गया। आप यहाँ इस समय क्या कर रहे हैं? अरे भाभी, मैं तो तुमसे मिलने ही आया था। वैसे मानना पड़ेगा भाभी, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर तो किसी का भी दिल धड़कने लग जाए। और तुम्हारा वह बेवकूफ़ पति तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर ब्रह्मचारी बना बैठा है। मैं तुम्हारी सुंदरता का बहुत बड़ा कद्रदान हूँ। कहते हुए सूरज काव्या के कंधों को पकड़कर उसके पास आने लगा। अब काव्या घबरा रही थी, क्योंकि शायद वह उसके चुंगल से छूट जाए, लेकिन वह अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। इसी बीच सूरज काव्या से ज़बरदस्ती करने लगा। सूरज ने काव्या को बहुत बुरी तरह से जकड़ रखा था। अब काव्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या ही करे। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। वह सूरज के चुंगल से छूटने के लिए पीछे हटती है। काव्या कमरे की दीवार से लगी हुई थी और पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी ताकि वह इस दरिंदे से उसका पीछा छुड़ा सके। काव्या के पास एक टेबल रखी हुई थी, जिस पर फूलदान रखा था। काव्या ने वह फूलदान हाथों में लेकर सूरज के सिर पर दे मारा, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो गई। मौका पाकर काव्या अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर निकली और भागते हुए वह एक आदमी से जाकर टकरा गई। जब काव्या ने खड़े होकर उस आदमी को देखा तो वह और कोई नहीं बल्कि उसका पति विवान था। विवान काव्या को देखकर घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ काव्या, सब ठीक तो है ना?
तुम इस तरह से घर से क्यों भाग रही हो? काव्या जैसे ही बताने वाली थी तभी जल्दी से शारदा आकर बात पलट देती है और काव्या पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है, यह लड़की मेरे सूरज पर डोरे डाल रही थी। तुम तो जानते हो मेरा सूरज कितना सीधा है और इस लड़की को देखो तो शायद तुम्हें देखकर बेचारी का नाटक कर रही है। विवान, इस तरह लड़की को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तुम इसे अपने हाथों से बाहर निकाल दो। काव्या रोते हुए मना कर रही थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विवान जी, आप मुझ पर विश्वास करें। वह तो सूरज भैया ही मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और मैंने अपने आप को बचाने के लिए उनके सिर पर वह फूलदान मार दिया और वहाँ से भाग निकली। बस कर जा, बहुत हो गया। तू मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शारदा ने कहा। तभी विवान चिल्लाते हुए कहता है कि काव्या कैसी लड़की है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं। आपको तो अपने बेटे की गलती पर उसे खींचकर थप्पड़ मारना चाहिए था, लेकिन आप तो उल्टा काव्या पर ही इल्ज़ाम लगाने लगी। वैसे कोई बात नहीं बुआ जी, जो काम आपको करना चाहिए मैं कर देता हूँ। विवान सूरज को एक खींचकर थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि आप और सूरज अभी की अभी में इस घर से बाहर निकल जाइए, वरना तुम अपनी बुआ से इस तरह बात कर रहे हो, और वह भी आज की आई हुई 2 कौड़ी की लड़की के लिए। बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगी। चलो सूरज, शारदा ने कहा। विवान सूरज को रोकने को कहता है और काव्या से कहता है, तुम्हें सूरज को जो सज़ा देनी है वह तुम दे सकती हो। काव्या एक बार विवान को देखकर सूरज को एक खींचकर थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुमने अपनी भाभी को गंदी नज़र से देखा, निकल जाओ इस घर से। सूरज और शारदा गुस्से में घर से निकल जाते हैं। लक्ष्मी जल्दी से आकर काव्या को संभालती है और उसे कमरे में ले जाने वाली होती है कि विवान लक्ष्मी को मना कर देता है। विवान काव्या को अपने कमरे में लेकर जाता है, लेकिन काव्या कमरे के अंदर जाने से कतराती है, जिसे देखकर विवान ने उसे गोद में उठा लिया और बेड पर लिटा दिया। विवान फर्स्ट एड किट लेकर आया और काव्या के पास आकर बैठ गया। काव्या के घावों पर मरहम लगाने लगा, जिससे काव्या थोड़ा हिचकिचाने लगी, लेकिन विवान ने उसकी एक नहीं मानी। दवाई लगाने के बाद विवान ने काव्या से कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए, काव्या ने कहा। मैं कॉलेज के उस एक लड़की को बहुत पसंद करता था। मैंने वैलेंटाइन डे पर उसे प्रपोज भी किया और वह मान भी गई। धीरे धीरे हम दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। हमारे कॉलेज का आखिरी साल था, एग्ज़ाम नज़दीक थे, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को कम मिल पाते थे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद एक दिन मैं उसे सरप्राइज़ देने उसके घर गया। घर के बाहर ताला लगा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा शायद घर पर नहीं है। मैंने उसे कॉल किया तो पाया कि फ़ोन अंदर घर के अंदर ही बज रहा था। एक बार को मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैंने अपने आप को संभालते हुए उस घर के पास की खिड़की से झाँकने की कोशिश की तो पाया कि वह लड़की किसी दूसरे लड़के को बहुत डीपली किस कर रही थी, जिसे देखकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया और फिर मैंने ठान लिया था कि अब मैं किसी भी लड़की पर विश्वास नहीं करूँगा। विवान ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जब मेरी और तुम्हारी शादी हुई तो मुझे लगा कि तुम भी मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड की तरह होंगी, लेकिन तुमने मेरी राय को बदल दिया। तुम्हारा घर में पूजा करना, मेरे लिए खाना बनाना, दादाजी का ध्यान रखना, तुम्हारे बात करने का तरीका और मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को दबाकर उस पर एक गुस्से का मुखौटा पहन रखा था। मैंने हमेशा से सोचा था कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र का कारण सिर्फ मेरे लिए तुम्हारी ज़िम्मेदारी लगी, लेकिन इसी ज़िम्मेदारी ने मुझे तुम्हारे और करीब कर दिया। शायद एक दूसरे का साथ और ज़िम्मेदारी एक शादीशुदा ज़िंदगी का मूल मंत्र है। काव्या, मैंने गलती की और मैं जानता हूँ कि शायद मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मुझे माफ़ करना चाहो तो। काव्या की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। वह तो हमेशा से चाहती थी कि उसका और विवान का रिश्ता सुधर जाए। विवान ने काव्या को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, आज तक मैंने जो भी गलती की उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अब आगे हम दोनों एक नए सिरे से अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे। काव्या, क्या तुम मेरे साथ दोगी? काव्या शरारती ढंग से कहती है, अगर आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी झेलोगे। विवान अपने चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट लिए हुए कहता है, मैं तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत प्यार करूँगा। आज विवान और काव्या दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू आज खुशी के थे, जिन्हें उनकी मंजिल मिल गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी काव्या ने अपना घूंघट नहीं हटाया था। काव्या ने कहा, विवान, एक बात और पूछनी थी तुमसे, क्या अब मैं तुम्हारा घूंघट हटा सकता हूँ? तो काव्या ने कहा, हाँ, यह घूंघट अभी तक मैंने इसीलिए तो डाल रखा था ताकि एक दिन आप मेरे घूंघट को हटा सकें और मैं आपको अपना चेहरा दिखा सकूँ। जैसे ही विवान ने काव्या का घूंघट उठाया तो काव्या को देखकर वह हैरान रह गया। क्या हुआ विवान जी, लगता है आपने मुझे पहले भी कहीं देखा है, काव्या ने कहा। थोड़ी देर बाद विवान बोला, अब मुझे समझ में आया कि तुम उस दिन अचानक वहाँ से क्यों चली गई थी, क्योंकि तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। मैंने मना किया था इसलिए। विवान ने काव्या को गले से लगा लिया। 3 दिनों के बाद जब दादाजी वापस आए तो घर का माहौल देखकर वह हैरान रह गए। काव्या बिना घूंघट के घर में घूम रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग चमक दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर दादाजी समझ गए थे कि अब विवान और काव्या के बीच सब कुछ ठीक हो गया है।
तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।